चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें, है ना। जय महाकाल शिवम, सुमित बहुत बढ़िया, प्रिया राधे राधे, बिल्कुल। चलिए, तो आज की इस कक्षा की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कई कमेंट्स थे जो टेलीग्राम ग्रुप पर भी थे, और वो कमेंट्स ये थे कि सर आपने सिलेबस तो बताया ही नहीं। तो मेरे दोस्त, ऐसे बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने सिलेबस आपको नहीं बताया क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक बार सिलेबस आपको डिक्लेयर कर दूं, बता दूं कि सिलेबस में क्या क्या हिस्सा है। तो आइए जरा पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट क्लास जो हमने ली थी वहां की हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको मेरे ख्याल से मुद्रास्फीति वाला टॉपिक पढ़ाया था, और मुद्रास्फीति वाला टॉपिक जो है वहां से मैंने चीजें आपको क्लियर करवाई थी कि क्या क्या हमने पढ़ा था, है ना। मेरे ख्याल से बिल्कुल मैंने मुद्रास्फीति वाला ही टॉपिक आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल मुद्रास्फीति वाला ही मैंने करवाया था आप लोगों को। और जहां तक मुझे लगता है कि ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था, मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं, है ना। इससे आगे मुझे आज आपको पढ़ाना था, क्योंकि सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी, है ना। सैटरडे को आपको मॉक मिल गए थे, मॉक टेस्ट मिल गए थे, ठीक है। ये सैटरडे की क्लास है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुनना मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि कई आपके साथ बहुत सारे कमेंट्स थे। तो हम सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, हम इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, है ना। चलो पाठ्यक्रम की हम बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? सिलेबस। तो इसके सिलेबस में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे और कितना समय हमको इसमें लगेगा पढ़ने में। पहले मैं इस चीज का डिस्कशन आपसे कर देता हूं, क्योंकि सबके व्यक्तिगत रूप से जवाब देने से अच्छा है कि मैं सिलेबस बता ही दूं, है ना। जब मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेबस जो है हम लोगों ने नहीं बताया है, पहले हम पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस को देख लेंगे, लेकिन आपको भी एक आइडिया रहेगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो वो ठीक रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं, जरा मैं उसकी बात करूं मेरे दोस्त, तो आप यहां पर देखेंगे, मैं पाठ्यक्रम आपको बता देता हूं क्या क्या है। दरअसल इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो देखो, एक पॉइंट, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। आर्थिक क्षेत्र, जिसे आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे किस नाम से जाना जाता है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, और देखा जाए तो 5 क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं। आवाज नहीं आ रही अब? ठीक है, चलो दूसरी बात, जब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बाद में हमने जो चीज पढ़ी थी वो थी अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो सवाल यहां से भी पूछे गए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, कैसी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपने सुना होगा ना, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, फिर आपने सुना होगा समाजवादी सोशलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सब क्या है उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया। फिर अगली बात करते हैं, हम लोगों ने करी भी है मुद्रा की। मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या होता है? मनी बोलते हैं, मनी। तो मुद्रा से ये कॉन्सेप्ट निकलता है मुद्रास्फीति, जिसे हम अभी पढ़ भी रहे हैं, है ना, और आज ये खत्म भी हो जाएगा, है ना। मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसी को महंगाई के नाम से भी जाना जाता है, महंगाई। अच्छा, मुद्रा से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है अवमूल्यन। आपने सुना है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन क्या होता है? हाँ बेटा, अवमूल्यन, अवमूल्यन अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन के नाम से आप इसे जानते हैं, अवमूल्यन कह देते हैं इसको। किस नाम से जाना जाता है? अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है, ओके।
अवमूल्यन के बाद में एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, इसी में देखना, उसमें हम पढ़ेंगे विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण जिसे आप नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी होता है। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन, डीमोनिटाइजेशन आप इसे कहते हैं। और एक और शब्द होता है मेरे साथियों, याद रखना है उस शब्द को भी, और वो शब्द आपका होता है, ये दो तो मुख्य शब्द हैं आपके, है ना, विमुद्रीकरण हो गया, अवमूल्यन हो गया, इसको जरूर आप याद रखें, बस इतना ही है ना। इसके आगे की चीजों को हम देखते हैं। जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मुद्रास्फीति भी, तब देखो मुद्रास्फीति से कनेक्टेड है बैंक। तो मुद्रास्फीति को पढ़ने के बाद में फिर हम बैंक पढ़ेंगे, और बैंक में सभी बैंकों के बारे में बात करेंगे, जैसे आरबीआई, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, परीक्षा में बहुत सारे सवाल आए भाई साहब। इसके अलावा अन्य बैंक, तो ये नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम, एनएचबी, है ना, जितने भी बैंक हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग वाला चैप्टर हम बैंकिंग वाले चीजों में पढ़ेंगे। तो बैंक आपको यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं, बैंक। ओके, आ गई बात समझ में। बैंक के बाद में फिर मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं चैप्टर, वो कौन सा है आपका, तो याद रखिएगा, वो है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना से भी सवाल आए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे नीति आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और आपका एक और आयोग है मेरे साथियों, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, एफसी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इन सब आयोगों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आ गई बात समझ में, ये आयोग हम पढ़ लेंगे। जब ये आयोग हम पढ़ेंगे उसके बाद में फिर क्या क्या देखेंगे, तो जब ये आयोग हम पढ़ लेंगे उसके बाद में फिर कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे मेरे साथियों नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम ना थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, बाकी आपको कुछ याद भी इसमें करना पड़ेगा, इसलिए इसको लेट ले रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पंजी बाजार भी आपको पढ़ा देंगे शीतल, परेशान मत होइए, है ना। नेशनल इनकम की हम बात करें, नेशनल इनकम के बाद में फिर हम पढ़ाएंगे मेरे साथियों इसके अंदर आपको, है ना, बजट, बजट वाला टॉपिक। क्योंकि कई सवाल आते हैं कि बताओ शिक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट पेश किया गया, है ना, प्रस्तुत किया गया, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई इस बजट में, है ना, बजट में मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा, केसीसी की सीमा, ऐसे सवाल आते हैं। तो बजट के कुछ पॉइंट्स है उनको हम देखेंगे, है ना। तो बजट वाला टॉपिक हो गया। बजट के बाद में, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जनगणना वाला टॉपिक भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। जनगणना, जनगणना का मतलब क्या है, सेंसस। सेंसस आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दिया गया है कि सेंसस, एक बार बताना, ज्योग्राफी में पढ़ा दिया गया आपको सेंसस? अगर ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया गया होगा तो फिर मैं यहां पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। तो ज्योग्राफी में अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो फिर सेंसस मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं पढ़ाऊंगा सेंसस को। तो सेंसस में आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर नेशनल इनकम हो गया, बजट हो गया, फिर लिखेंगे पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, है ना, जिसमें शेयर मार्केट और ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, तो पूंजी बाजार वाली चीजें भी यहां पर मैं आपको कवर कराने वाला हूं। आपने सुना होगा ना डीमेट अकाउंट क्या होता है ना, बिग बुल बियर, ऐसे शब्द आपने जरूर सुने होंगे इसके अंदर। तो ऐसे सवालों को भी मैं आपको यहां पर करवाऊंगा सोल्व, कि किस तरीके से यहां से आपके सवाल बनते हैं और कैसे कैसे सवाल देखने को आपको मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलो, और कौन कौन से पेपर है इसके अंदर, मतलब और कौन कौन सी चीजें हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि और कौन कौन से टॉपिक है आपके। देखिएगा, इसके अलावा मतलब मैंने जो लिखवाए हैं उसमें मैंने कोई छोड़ा तो नहीं आपको, है ना। पंचवर्षीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रास्फीति, पूंजी बाजार, बजट हो गया। बजट में राजकोषीय रीति भी आ जाएगी, हाँ। एक टैक्स, बिल्कुल टैक्स, और टैक्स में ही हम लोग जीएसटी और ये सब पढ़ लेंगे, मतलब जीएसटी भी इसी का हिस्सा है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक पढ़ाऊंगा मैं बीओपी, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, है ना। और एक पढ़ाऊंगा मैं आपकी उद्योग, इंडस्ट्रीज, और इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा विविध वाला पार्ट। विविध का मतलब ये होता है कि जो पार्ट
छूट गया है या इन चैप्टर्स के अलावा है मिसलेनियस, ठीक है, वो वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो बात समझ में आ गई। ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, जिसके ऊपर आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट किए, मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैंने सोचा कि पहले सिलेबस को डिस्कशन कर दूं, उसके बाद में फिर चीजों को आगे लेकर के आऊंगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अब करें अब शुरुआत। लास्ट टाइम मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, मैं वहां से आगे आपको बढ़ाता हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको यह पढ़ाया था कि मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं। इसके आगे भी मैं पढ़ा चुका था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसके आगे भी मैंने आपको पढ़ा दिया था मेरे ख्याल से। मैं चेक करता हूं कि मैंने लास्ट टाइम आपको और क्या क्या पढ़ाया था। एक मिनट जरा। एक मिनट, है ना? मैं इस ये गलत क्लास अपलोड हो गई है। साइंस पढ़ने लग जाएंगे ना। है ना? इसके साथ में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, एक मिनट, मुझे पुरानी पीडीएफ आप लगा लेने दीजिए। क्या होता है ना, बहुत सारी क्लासेस होती है ना, तो दिल्ली पुलिस में क्लासेस है बेटा, ये नहीं था, इसके आगे भी हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हमने सेकेंड पार्ट भी पढ़ लिया था, है ना? मैंने मुद्रास्फीति, यहीं तक मैंने आपको पढ़ाया था मेरे ख्याल से, है ना? ओके, यहीं तक हुआ था ना, ठीक है, चलो इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण मैंने आपको बताया था कि महंगाई क्यों होती है। तो महंगाई का पहला कारण था मांग में वृद्धि के कारण। अगर डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई कम होगी और उसकी वजह से उनकी कीमतें जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मांग में वृद्धि के कारण भी महंगाई होती है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, मांग क्यों बढ़ती है? मांग बढ़ने के क्या क्या कारण, डिमांड क्यों बढ़ती है? तो डिमांड बढ़ने के बहुत सारे कारण है। एक कारण तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ जाए तो भी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा कारण है कि टैक्स की मात्रा जो है वो सरकार कम कर ले, इनकम टैक्स, है ना, या फिर जीएसटी भी अगर कम कर ले तो व्यक्ति के पास में खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा बचेगा। तो इस कारण भी व्यक्ति जो है अपनी डिमांड को बढ़ा देता है। फिर एक मैंने बताया था कि अगर पैसा व्यक्ति के पास बढ़ जाए, तरलता बढ़ जाए या जनसंख्या बढ़ जाए, पहले किसी घर में मान लो 2 लोग रहते थे तो खर्चा उसके हिसाब से था। अब मान लो लोगों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 4 हो गई, तो खर्चा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये एक कारण था। आपूर्ति की कमी के कारण भी महंगाई बढ़ती है और इसी को बोटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। बोटल नेक, अभी क्या होता है बोटल नेक, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझे कि जब सप्लाई कम होती है ना तो मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे प्याज की अगर मार्केट में सप्लाई कम है, अभी तो खूब सारी है, सप्लाई कम रहती तो प्याज 40-40 रुपए, 50-50 रुपए किलो भी मिलता है। पर अभी सप्लाई ज्यादा है तो अभी आपको 20 रुपए किलो या 15 रुपए किलो मिल जाएगा, तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सप्लाई की कमी होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। आपदा की हम बात करें, कोरोना में रेट बढ़े हुए थे क्योंकि शॉर्टेज थी प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन की शॉर्टेज के कारण हर व्यक्ति को चाहिए दाल चीनी और ये सब अपने घर के अंदर एडवांस चीजें वो रख रहा है, तो वो कहां से लाएगा पैसा, है ना? तो कीमतें वो बढ़ा लेगा, दुकानदार भैया जो है मार्केट देखने के बाद में क्या करेगा, चीजों को बढ़ा देगा कि यार हम तो महंगी बेचेंगे। दूसरा है बाढ़। बाढ़ को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो फ्लड के नाम से जानते हैं। और तीसरा है भूस्खलन। चौथा है युद्ध। अभी यो युद्ध चल रहा है हमारा पाकिस्तान के साथ, अब तो नहीं हो रहा है, बंद हो गया, सीज फायर हमने कर लिया। तो याद रखना, ये जो युद्ध है ना, ये भी कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को खत्म करता है, ये भी महंगाई को बढ़ाता है। अभी पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। कच्चे तेल की कीमतों अगर बढ़ जाए, जैसे कच्चे तेल का मतलब है ऐसा तेल जिससे मेरे साथियों विधियों के द्वारा, है ना, आप रिफाइनरीज में ले जाकर के उसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इन सब में बदलते हो, गैसोलीन और इनमें। तो अगर ये चीजें महंगी मिलेगी, हमें कच्चा माल ही महंगा मिलेगा, तो फिर हम उन चीजों को भी तो क्या करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, मतलब वो कीमतें बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें हमने पढ़ी थी। तो मुद्रास्फीति के कारणों में ये सब बातें थी। तो ये सब बातें थी मुद्रास्फीति के कारणों में। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के क्या 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 प्रकार हो सकते हैं, महंगाई के क्या क्या प्रकार है। तो हेडिंग डालेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार, हेडिंग डालेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार। महंगाई के कितने प्रकार है?
मुद्रास्फीति के कितने प्रकार है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। बताइए आपको अगर पता हो कितने प्रकार है तो। ठीक है बड़े, तो देखो मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपने भी सुना होगा मुद्रास्फीति कई प्रकारों की होती है। जैसे एक चलती मुद्रास्फीति, एक होती है दौड़ती मुद्रास्फीति। सुना होगा ना आपने, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। ये कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, मांग बढ़ने के कारण होती है ना। तो एक मुद्रास्फीति का प्रकार यह भी तो हो सकता है मांग जनित मुद्रास्फीति, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। तो मांग जनित मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब है कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़े और उसकी वजह से अगर पैसा, अगर किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाए तो उसी को मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो चलो पहला प्रकार तो हम यही लिख देते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या लिखेंगे मेरे भाई, मांग जनित मुद्रास्फीति। तो पहला प्रकार आप लिखेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति। देखो आवाज जितनी है उतनी ही हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो रुको, चलो। तो पहला एक प्रकार है और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक मुद्रास्फीति का निर्माण होगा जिसे आप मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हो। तो इसके अंदर आप लिखेंगे सिंपल सी परिभाषा में कि मांग बढ़ने से, डिमांड बढ़ने से या मांग में वृद्धि से मांग में वृद्धि से कीमतों में होने वाली वृद्धि, मांग में वृद्धि से कीमत यानी कि प्राइस, कीमतों में होने वाली वृद्धि, मांग में वृद्धि से कीमतों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी तो मेरे साथियों उसकी कीमतें जो है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसी जो मुद्रास्फीति है उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये बात आपको याद रखना। तो पहला प्रकार है मांग जनित मुद्रास्फीति। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मांग क्यों बढ़ती है, तो इसलिए उसके ऊपर डिस्कशन अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मांग क्यों बढ़ती है एक बार अगर बताऊं तो सुन लो। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाए तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी को मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा लिखना मेरे दोस्त, आवाज की प्रॉब्लम, एक मिनट यार, आवाज क्यों दिक्कत आ रही है, रुको जरा। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा तुम्हारे ही फोन में दिक्कत है। ठीक है ना आवाज तो से। चलो अब बात करें आगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा याद रखना, दूसरा बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। और लागत जनित का हम बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन।
अब ये क्या बला है, तो ये भी सिंपल सी बला है क्या बला है मेरे भाई, तो अगर किसी भी वस्तु के निर्माण में जो लागत लगती है वो बढ़ जाए और चीजें महंगी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, है ना। तो इसमें सिंपल सी एक लाइन है, वो लिख लो। किसी वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ने पर, किसी वस्तु के की लागत बढ़ने पर, किसी वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ने पर कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये टी शर्ट मैंने पहन रखी है, मान लो इस टी शर्ट को बनाने के लिए जो लागत लगी है, सुनना, है ना, जो मैं टी शर्ट अपनी पहन रखी है उसके अनुसार मैं आपको बात बताता हूं कि ये जो टी शर्ट है मैंने पहन रखी है, इस टी शर्ट में लागत क्या क्या है। जैसे इसके अंदर लागत क्या क्या है, तो इसको बनाने के लिए जो श्रमिक है उनको पैसा मिलेगा, है ना। इसके अलावा ये जिस उद्योग में बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है ना, तो फैक्ट्री मेरे साथियों, उसमें मशीनों की जो लागत है उसमें उसको शामिल किया जाएगा। मशीनें चलेगी तो बिजली का किराया, बिजली का बिल मेरे साथियों, है ना। ये टी शर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी बिकने के लिए, तो परिवहन लागत इसमें हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आपको शामिल करना है इसके अंदर। इसके अलावा किराया भी आप शामिल कर सकते हो, किराया, अगर किसी व्यक्ति के पास में भूमि नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से किराए पर लेकर के चला रहा हो तो वो किराया भी इसमें शामिल करना है। तो लागत का मतलब यही होता है ना। लागत का मतलब क्या क्या होता है, तो भैया श्रमिक को देने वाला पैसा, फैक्ट्री, बिजली का बिल, है ना, किराया और परिवहन, और ये सब लागत होती है। अगर इनकी मात्रा ज्यादा होगी तो इसी को लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है। एक तीसरा प्रकार है जिसे मैंने आपको अभी बताया था, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, इसे हिंदी में भी बॉटल नेक इन्फ्लेशन ही कहते हैं, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी बता देता हूं मैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। देखो, आपने पानी की बोतल देखी है, मैं आपको बताता हूं कैसी होती है। पानी की बोतल कुछ ऐसी होती है, ये आगे का ढक्कन, ये कोई और बोतल मत समझ लेना, ये पानी की ही बोतल है। अगर मेरी बात को सुनना, अगर ये ढक्कन है, ये इसकी गर्दन है, अगर यहां पर सप्लाई रुक जाए, यहां पर ब्लॉक हो जाए, अगर यहां पर ब्लॉक हो जाए, इधर मार्केट में ये सप्लाई है, मान लो ये टमाटर है, ये टमाटर है, अंदर रखे हुए हैं बहुत सारे टमाटर स्टोर करके, लेकिन अगर इसकी गर्दन में ही मेरे साथियों कोई दिक्कत आ जाए कि यहां से चीजें बाहर निकल ही नहीं पा रही, सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, तो मुझे बताओ इस नेक में ब्लॉक आने से मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना, रुक जाएगी, जिसकी वजह से वह चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अगर टमाटर अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहे मार्केट में, उसकी सप्लाई रुकी हुई है, तो आपको पता होगा कि मेरे दोस्त उस टमाटर की कीमत जो है मार्केट में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसी को बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन में शानदार सी परिभाषा क्या हो सकती है, तो इसमें लिखेंगे सप्लाई में कमी के कारण, सप्लाई में कमी के कारण, सप्लाई में कमी के कारण वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहलाती है। क्या बोलते हैं उसे, बॉटल नेक इन्फ्लेशन के नाम से आप उसे जानते हो। तो सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको यहां पर बताई बॉटल नेक इन्फ्लेशन के बारे में।
ओके, क्या बोलेंगे इसे? बोटल नेक इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानेंगे। तो बोटल नेक इन्फ्लेशन आपको ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? चलो अगला लिखेंगे। अगला कौन सा है जरा वो देखना। अगला है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेशन, है ना। तो अगला हेडिंग डालेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे? संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। चौथा, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको आप। ये क्या होती है? तो किसी भी देश की इकोनॉमी में याद रखना, अगर संरचनात्मक प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई कमी है और उससे मेरे साथियों अगर कीमतें बढ़ती है तो इसी को बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो लिखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमियों के कारण, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स या कमी के कारण, संरचनात्मक कमियों के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि, अंग्रेजी में लिखेंगे प्राइस इंक्रीजिंग ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स या लैक ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी आप इसमें लिख सकते हो। तो इसके कारण अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे क्या क्या कमियां हो सकती, जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, याद रखना जो उत्पादन है उसमें विसंगति हो सकती है ना। तो उत्पादन प्रणाली में अक्षमता आप लिखें, है ना। उत्पादन प्रणाली, प्रोडक्शन सिस्टम में कमी, तो इसको बोलेंगे लैक ऑफ, या क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ लैक ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम आप इसे लिख सकते हैं, है ना। कमी या अक्षमता भी आप लिख सकते हैं। अक्षमता मतलब कैपेसिटी का ठीक उल्टा। अगर मेरे साथ ये प्रोडक्शन सिस्टम में कमी हो किसी भी प्रकार की तो उसे आप लोग जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। दूसरा है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक कारण भी हो सकते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है, लॉजिस्टिक को आप बोलते हैं मेरे साथियों जो मापतोल से संबंधित है ना। तो इसमें लिखेंगे आप वितरण एवं लॉजिस्टिक समस्याएं, वितरण एवं लॉजिस्टिक समस्याएं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आप इससे लिख सकते हैं। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक समस्याएं, समस्याएं, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स इन, प्रॉब्लम्स इन लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो तीसरा क्या लिखेंगे? संरचनात्मक में तीसरा आपको क्या लिखना है? एक तो लैक ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम आप इसे लिख सकते हैं, या इनसफिशियंसी या इफिशियंसी नहीं है इसमें, ये भी आप लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। अब आगे लिखेंगे मेरे साथियों और क्या क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, बिल्कुल राधा, बिल्कुल हो सकता है ना। बिल्कुल आपने सही बताया। राधा कह रही है कि सर ये मंडी की जो समस्या है ये भी तो इसमें आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया।
हाँ हाँ, आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो तीसरा लिखेंगे सरकारी नीतियों में कमी, या सरकारी नीतियों का पालन नहीं होता है, तो भी ऐसा होता है, सरकार नीति तो बना देती है लेकिन कोई मतलब उसको लागू नहीं होती ठीक ठाक तरीके से। तो सरकारी नीतियों, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है में कमी या नीतियों का अनुपालन, ऐसा भी लिख सकते हो, अनुपालन भी लिख सकते हो। अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, सरकार तो चाहेगी कि भैया इन्फ्लेशन ना बढ़े, वो जितने कोशिश करेगी उतना तो करेगी करेगी ना। तो ये मुद्रास्फीति के प्रकार मैंने आपको बताया। चलो कुछ अन्य प्रकार है वो लिख लो। अन्य प्रकार, अन्य प्रकार, तो कुछ इसके अन्य प्रकार है, और अन्य प्रकार को मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण से कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है। अन्य प्रकार है ना, एक बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, चिल्ड्रन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बच्चे का उदाहरण आपको याद हो जाएगा, ये लिख लेना, बच्चा का उदाहरण। मुझे एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है। तो बच्चा पैदा होता है तो रोता है, बिल्कुल सही बात है है ना। अरे मुकेश, बच्चा पैदा होएगा तो रोएगा, नहीं रोएगा तो फिर टेंशन हो जाएगी डॉक्टर को भी और माँ को भी कि रो क्यों नहीं रहा है। फिर माँ रो, ये बच्चे रो, वो रोता है तब माँ हंसती है, चलो 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 ठीक है, सब ठीक है ना गजब, है ना। देखो, बच्चा पैदा होगा तो रोएगा, बिल्कुल, रोने के बाद बताओ, रोने के कुछ समय बाद ना, मतलब बच्चा ऐसे तो लेटा ही रहेगा, लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ऐसे है ना, घुटने के बल पे है ना रेंगेगा। तो पहला प्रकार लिखना रेंगती मुद्रास्फीति। क्या लिखोगे, रेंगती मुद्रास्फीति। तो रेंगती मुद्रास्फीति, और रेंगने को हम लोग बोलते क्रीपिंग। क्या बोलते, क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो रेंगती मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ओके, दूसरा याद रखना, बच्चा रेंगेगा, रेंगने के बाद में फिर क्या करेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो रेंगने के बाद फिर कूदेगा थोड़ी ना, चलेगा ना भाई, दौड़ेगा भी नहीं। तो दूसरा लिखना चलती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं इसको, वॉकिंग इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हो। वॉकिंग, है ना, वॉकिंग बोलते हैं, वॉकिंग। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसके बाद की हम बात करते हैं। बच्चा चलने भी लग गया, पहले तो रेंगा फिर चला मेरे साथियों, फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, मुझे बताओ, कूदेगा कि दौड़ेगा। अब दौड़ना, दौड़ना शुरू करेगा ना बच्चा, पैदल पैदल चलता है उसके बाद में दौड़ेगा। तो तीसरा लिखेंगे दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, और इसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ेगा, और दौड़ने के बाद में फिर क्या करेगा मेरे साथियों, दौड़ने के बाद में फिर क्या करेगा, कूदेगा, कूदेगा। तो लिखेंगे कूदती मुद्रास्फीति, कूदती, और कूदती को हम लोग क्या बोलते हैं, जंपिंग, इसको गैलोपिंग भी बोलते हैं। तो आप याद रखना जंपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन। और पांचवा है मेरे साथियों, बच्चा जब चल रेंगेगा, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, अरे यार अति कर दी इसने, क्या कर दी, अति कर दी। तो पांचवा लिखना अति मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, अति मुद्रास्फीति। नहीं समझे, अति कर दी, बच्चे ने क्या कर दी, अति कर दी, और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। मेरे ख्याल से इतनी बातें ही पर्याप्त, अभी तक तो नहीं पूछा गया कि इनमें से किसमें कितना कितना प्रतिशत होता है, और जरूरी भी नहीं है मेरे ख्याल से कचरा इकट्ठा करना। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो चीजें आगे भी आपको समझ में आ जाएगी।
ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार हैं। मुद्रास्फीति की क्या है, कुछ प्रकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रकार है और किस किस तरीके से जो है वो इसमें देखा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। आ गई बात समझ में आप लोगों को, जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त मुद्रास्फीति के परिणाम की या प्रभाव की। इसके इंपैक्ट कौन कौन से पड़ सकते हैं। मुझे बताओ, महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है, बताओ। मुद्रास्फीति के प्रभाव। इंपैक्ट। महंगाई अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, ये बताओ। महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये बताओ। मतलब महंगाई अच्छा, महंगाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। भाई सवाल क्या बनेगा, मैं आपसे सिंपल सा एक प्रश्न कर रहा हूं कि महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है, मुझे इसका जवाब दीजिए आप। मैंने आपसे ये नहीं पूछा, है ना। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं कि सर बुरी है, कुछ के कह रहे हैं सर अच्छी है ना, कुछ कह रहे हैं सर पता नहीं। ओके, अभी हम बताएंगे। जितना आता है उतना तो दो जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अच्छी और बुरी दोनों हैं। मुद्रास्फीति कैसी है मेरे भाई, तो मुद्रास्फीति अच्छी भी है और बुरी भी है। बोले अच्छी और बुरी कैसे हो सकती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझोगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मुद्रास्फीति अच्छी और बुरी दोनों कैसे हो सकती है सर, या तो मुद्रास्फीति अच्छी होगी या फिर मुद्रास्फीति क्या होगी, बुरी होगी। दोनों तो हो सकती है, ये दोनों कैसे हो सकती है, आओ मैं आपको बताता हूं दोनों कैसे हो सकती है। मुद्रास्फीति कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है और कुछ लोगों के लिए बुरी होती है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है, उनके लिए इसका कैसा प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव इंपैक्ट। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, सकारात्मक होगा, यानी कि वो लाभ में रहेंगे, उनके लिए लाभदायक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए महंगाई लाभदायक हो सकती है और कुछ लोगों के लिए महंगाई जो है वो बुरी हो सकती है, बुरी, है ना, जिसे नकारात्मक प्रभाव के नाम से भी आप इसे जानते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट आप इसे कहते हैं, या हानिकारक भी आप इसे कहते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। बिल्कुल सही बात है, महंगाई सच में यार ये खत्म कर देती है इंसान को, सही है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि महंगाई किन लोगों के लिए अच्छी और किन लोगों के लिए बुरी है। अच्छी किसके लिए है, मान लो टमाटर की कीमतें ज्यादा है बाजार के अंदर, और मेरे खेत में किसान हूं, मेरे खेत पर टमाटर की खेती होती है, बहुत सारे टमाटर है। तो किसान, किसान के लिए या जो चीजें जो चीजों का उत्पादन करता हो, उत्पादकता, सॉरी उत्पादक आप इसे कहते हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर। जैसे मान लो अगर मैं चीजों का उत्पादन कर रहा हूं तो मैं उत्पादक हूं, अगर मैं टमाटर का उत्पादन कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, उत्पादक। तो महंगाई मेरे लिए क्या है, अच्छी है। आ गई बात समझ में। तो जो उत्पादक होता है उसको तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उत्पादक के लिए महंगाई जो होती है वो अच्छी होती है, लाभदायक यही होती है, उत्पादक। और उत्पादक को आप बोलते हैं प्रोड्यूसर। देखो इकोनॉमिक्स क्या मानता है, इकोनॉमिक्स ये मानता है कि किसान भाई जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, इसलिए किसान के लिए भी महंगाई अच्छी चीज है, ऐसा इकोनॉमिक्स कहता है। मैं खुद किसान हूं और मैं खुद कह रहा हूं कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन याद रखना इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से ऐसा होता है, क्योंकि किसान क्या है, उत्पादक है। तो किसान यानी कि फार्मर, तो फार्मर भी महंगाई में, है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट के अंतर्गत आता है ना। मैं, मेरा विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अगर परीक्षा में आएगा तो लाभदायक में ही, कौन क्लिक क्या करना है, समझ में आ गई ना बात, कॉन्सेप्ट पे जाओ। तो उत्पादक के लिए महंगाई जो है वो अच्छी चीज है, किसान भाई के लिए भी अच्छी चीज। अच्छा, बिजनेसमैन को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, बिजनेसमैन जो है
अगर वह किसानों से चीजें सस्ती खरीदेंगे तो वो तो महंगी बेचेंगे ना। जैसे मान लो मैं सब्जी की दुकान लगाता हूं, मैं सब्जी की दुकान लगाता हूं, मेरे घर पर सब्जी नहीं होती, मैं मंडी से जाकर के सब्जी खरीद के लेके आता हूं। तो अगर मुझे टमाटर 40 रुपए किलो में मिलेंगे, तो मैं तो 60 रुपए किलो ही बेचूंगा ना मार्केट में टमाटर। मैं क्यों बेचूं 30 रुपए किलो में या 40 में क्यों बेचूंगा? तो मुझे तो जितना ज्यादा महंगा मिलेगा सामान, मैं उतना ही ज्यादा महंगा बेचूंगा। आ रही बात समझ में? ये हो सकता है कि मैं क्वांटिटी कम खरीद खरीद लूं, यार टमाटर महंगे, काम करो 2 कैरेट ही दे दो, ये कर सकता हूं। पर भाई जितना ज्यादा महंगा मुझे मिलेगा, मैं ही तो उतना ज्यादा महंगा बेचूंगा। तो याद रखना, बिजनेसमैन का मतलब वही, मैं बिजनेसमैन हूँ, सब्जी की दुकान लगा रहा हूँ, है ना। तो मेरे लिए भी जो महंगाई है उसका कोई प्रभाव है? तो बोले हाँ, सकारात्मक प्रभाव है। भाई मुझे क्या करना, आ गई बात समझ में? तो ये बात आपको याद रखना, व्यापारी भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर महंगाई होती है और उस समय कोई व्यक्ति किसी से ऋण ले ले, लोन ले ले, कर्ज ले ले, तो वो भी लाभ में होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मैंने पढ़ाया ना, महंगाई में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। कीमतें बढ़ जाती है वस्तुओं की, तो मुद्रा का मूल्य जब कम हो जाएगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुद्रा मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए, मैं विनय हूं, मुझे लोन चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ काम है मुझे। तो मैं मान लो बैंक में गया लोन लेने, और महंगाई बहुत ज्यादा है ना। तो मैंने कहा यार मुझे पैसा चाहिए, बोले ठीक है दे देंगे पैसा। तो वो जो मुद्रा का मूल्य है महंगाई में, वो क्या है? कम है। तो मुझे उन्हें उन्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्यादा से ज्यादा मुद्रा देनी पड़ेगी। तो मैं लोन लूंगा ना, मैं ऋण ले रहा हूं, मैं ऋणी हूं, ऋणी। मैं क्या हूं? ऋणी हूं। तो याद रखना, जो ऋणी होता है, जो ऋण लेता है, ऋणी किसको बोलते हैं? जो ऋण लेता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेबिटर्स। डेबिटर्स, वो भी लाभ में रहता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुद्राएं मिलती है। तो ये लाभ में होता है मेरे साथियों। तो मुद्रास्फीति में ये 4 लोग हैं जो लाभ में होते हैं, है ना। लेकिन मुद्रास्फीति के हानि या हानिकारक प्रभाव भी हैं। जैसे उपभोक्ता, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथियों, कोई प्रयागराज में, कोई दिल्ली में, कोई कहीं पर, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप तो टमाटर खरीदोगे ना मेरे दोस्त। तो आपको तो जितना महंगा मिलेगा उतना लोगे ही लोगे, या तो फिर खाना ही नहीं खाओगे। तो जो प्रोड्यूसर के अलावा मेरे साथ ये जो कंज्यूमर है, जो चीजों को कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए महंगाई जो है बुरी चीज है। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, जो ऋण देगा, और ऋण देने वाले को बोलते हैं ऋणदाता, और ऋणदाता को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिटर्स। ये भी महंगाई में मेरे साथियों नुकसान में रहते हैं, है ना। जैसे मैंने जिससे लोन लिया है महंगाई में, उसने तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोन दिया था ना यार, ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया था, क्योंकि मुद्रा का मूल्य क्या था? कम है। तो ऋणदाता जो है, जिसे आप क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं, ये लाभ में, ये नुकसान में होते हैं। ठीक है। नुकसान में होगा बेरोजगार व्यक्ति, मैं और आप बेरोजगारी, बेरोजगार व्यक्ति लिखो, बेरोजगार व्यक्ति। तो बेरोजगार व्यक्ति जो है वो भी नुकसान में होगा, बेरोजगार व्यक्ति। अगला लिखना गरीब व्यक्ति, अरे भाई उसके पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है ना। तो जो गरीब व्यक्ति है महंगाई में और क्या करेगा? तो मेरे साथियों और खराब स्थिति होगी, है ना। इसके अलावा जो व्यक्ति मेरे दोस्त लिमिटेड पैसा कमाता है, जिनकी इनकम लिमिटेड हो, जिसे आप बोलते हैं सीमित आय वाले लोग, क्या बोलते हैं? सीमित आय वाले लोग, सीमित आय वाले लोग, सीमित आय वाले लोग, जिनकी इनकम लिमिटेड है, वो भी नुकसान में रहते हैं। आ गई बात समझ में? वो भी नुकसान में रहते हैं। तो सीमित आय वाले लोग भी नुकसान में। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव समझ में आ गए आप लोगों को, कि मुद्रास्फीति कुछ लोगों के लिए अच्छी है तो कुछ लोगों के लिए बुरी भी है। ओके, आ गई बात समझ में आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो फिर हम आगे भी बातें कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी ये, जिनको हमने अभी पढ़ा। यहां से सवाल पक्का आता है भाई, एक न एक सवाल जरूर आपको देखने को मिलता है। ठीक है संजीव बेटा, मैंने सिलेबस बता दिया है ना। सिलेबस का डिस्कशन मैं आपसे कर चुका हूं पहले ही, शायद आप लेट जुड़े हैं इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। चलो बढ़े, आगे बढ़े। अब इस महंगाई का मापन कैसे किया जाता है वो जरा देखो। तो हम हेडिंग डालेंगे मुद्रास्फीति का मापन। मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास में 2 इंडिकेटर्स हैं।
दो सूचकांक है ना। महंगाई का मापन करने के लिए हमारे पास में कितने इंडेक्स है? दो सूचकांक है, इंडेक्स बोलते हैं इसको। एक को बोलते हैं मेरे साथियों WPI और एक को बोलते हैं CPI। WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। और एक होता है CPI, इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। तो याद रखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अब हम कल पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या चीज होती है, WPI क्या है और CPI क्या है। ये दोनों की दोनों बातें इंपॉर्टेंट है ना। अब मेरी दूसरी क्लास है तो उसके लिए मुझे क्लास लेने के लिए प्रिपेयर करना है, तो बाकी चीजें आज नहीं कल करेंगे। तो कल शाम को फिर 6 बजे आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। कल आपसे मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। और टॉपिक क्या पढ़ेंगे कल हम? तो कल हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले, अरे सॉरी, कल हम क्या पढ़ेंगे? तो कल हम अवमूल्यन पढ़ेंगे। अवमूल्यन के बाद में हम लोग विमुद्रीकरण पढ़ेंगे, है ना। तो कल ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे।